फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि एंगुलर क्या है और एंगुलर ही हमें क्यों यूज करना है ना। क्योंकि बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं, हम उनको भी यूज कर सकते हैं। तो एंगुलर क्यों, या एंगुलर का मार्केट में क्या डिमांड है, कुछ ऐसा। एक्चुअली में एंगुलर जो ये है हमारा, ये जावा स्क्रिप्ट का फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। आपको, आप जो कि खुद ही काम करते हैं, जब डिजाइनिंग करते हैं तो वहां पे जेएस का यूज करते होंगे, है ना। तो जेएस का यूज ही, जब शुरू शुरू में लैंग्वेजेस आई थी उस समय पे जेएस जो हमारा होता था वो केवल और केवल ब्राउजर में यूज किया जा सकता था एज अ डिजाइनिंग। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जेएस से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। उस टेक्नोलॉजी को ब्राउजर से निकाल के कोडिंग के फॉर्मेट में लाने की कोशिश की गई, और वो आया भी, जिसको हम लोग जानते हैं नोड जेएस के फॉर्मेट में। नोड जेएस जो हमारा होता है, ये जो हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, क्योंकि पहले जब जावा स्क्रिप्ट हम यूज करते थे वो केवल ब्राउजर के अंदर यूज कर सकते थे, उस पर डायरेक्ट कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि हम उस पर कोडिंग कर सकें। तो नोड जेएस लाया गया। नोड जेएस हमें ये फैसिलिटी देता है कि जो हम जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग ब्राउजर के अंदर या किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ करते थे, उसको निकाल के इन्होंने खुद का एक फ्रेमवर्क बना दिया और कोड के फॉर्मेट में ले आ दिया। नोड नोड में क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट ही होती है, बस हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा एंगुलर है, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, लेकिन ये फ्रेमवर्क किसका है, जावा स्क्रिप्ट का है। और ये तभी रन कर सकता है जब आपके पास नोड जेएस हो, क्योंकि नोड जेएस हमें प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दैट मीन अगर आपको एंगुलर यूज करना है तो आपके पास नोड जेएस होना चाहिए, है ना। जब आपके पास नोड जेएस होगा तभी आप एंगुलर को यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास सिस्टम में नोड जेएस नहीं है तो आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंगुलर दो चीजों की रिक्वायरमेंट रखता है, नोड जेएस और होता है एनपीएम। हालांकि ये दोनों सॉफ्टवेयर जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे नोड जेएस की वेबसाइट पे, यहाँ से आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में है वहाँ से डाउनलोड करें। विंडोज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिंपल सी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये इंस्टॉल होगा आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या आपके सिस्टम में नोड जेएस और एनपीएम दोनों इंस्टॉल हैं कि नहीं है, क्योंकि एंगुलर को चलाने के लिए नोड जेएस और एनपीएम होना दोनों जरूरी है। तो सिंपल, आप जब अपने कमांड पे आएंगे विंडो आर cmd, यहाँ पे चेक कर सकते हैं नोड डैश डी। तो अगर इंस्टॉल होगा तो ये उसका वर्जन कोड आपको देगा, है ना। और अगर नहीं होगा तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिंपल सा है, यहाँ पे आएगा नॉट फाउंड। और इसी तरह आप npm को भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे npm 6.14.10 इंस्टॉल्ड है। इन दोनों को अलग अलग नहीं करना है। ये जैसे ही आप यहाँ से नोड को इंस्टॉल करेंगे इस फाइल से, ये दोनों अपने आप ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है। अब इतना करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एंगुलर जो है वो जेएस का फ्रेमवर्क है, और जेएस की प्रोग्रामिंग जो होती है वो नोड पे ही हो सकती है, तो नोड होना जरूरी होता है। अब आपके अगर सिस्टम में ये दो चीजें अवेलेबल हैं तब हम लोग एंगुलर पे वर्क कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग, हो सकता है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट एंगुलर शुरू करें तो
जब हम लोग ng कमांड वगैरह यूज करते हैं वो रन नहीं करते। रन ना करने के पीछे रीजन यही है कि नोड नहीं होता है। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि एंगुलर, ये तो हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी कि एंगुलर चलाने के लिए हमें नोड और npm तो चाहिए ही चाहिए। अब एंगुलर करता क्या है? एंगुलर एक्चुअली में जब हम लोग नॉर्मल वेबसाइट्स बनाते हैं तो वो बहुत सारे पेजेस होते हैं। जितनी बार आप पेजेस पे क्लिक करते हैं उतनी बार पेज यहाँ से रिलोड होते हैं। बट एंगुलर जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन देता है। यानी कि आपकी जितनी भी बड़ी वेबसाइट बन जाए लेकिन वो होगी सिंगल पेज की। आप क्यों ना 1000-2000 पेजेस की वेबसाइट बनाएं, लेकिन वो टेक्निकली सिंगल पेज की ही वेबसाइट बनेगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि काफी आपका जो वेबसाइट होता है काफी फास्ट हो जाता है और सबसे अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। क्योंकि जब कहीं ना कहीं हम क्लिक करते हैं ना, अब देखो यहाँ पे ये पेजेस कभी भी रीलोड नहीं हो रहे हैं। यहाँ ब्लॉग पे आए क्योंकि यूआरएल चेंज हुआ तो ये पेज रीलोड हुआ। तो कहीं ना कहीं जब ये पेज रीलोड होगा तो वेट टाइम ज़्यादा लगेगा, वेबसाइट्स को ओपन होने में टाइम लगेगा। इन सारी चीज़ों की वजह से एंगुलर को यूज किया जाता है। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, ये तो एक नॉर्मल सा बेनिफिट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए यूज किया जाता है। हालांकि एक यहाँ पे चीज होती है वनीला जेएस, अगर दिखाऊं मैं, वनीला जेएस होती है। ठीक है, इस पे भी आप विदाउट रीलोडिंग के प्रोजेक्ट बना सकते हैं वनीला जावा स्क्रिप्ट का यूज करके। बट हमें इसको नहीं समझना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, कोड आपको बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं जैसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट में करते हैं। हम लोग तो नॉर्मल पेज, जैसे केवल अगर इतना ही कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ क्लिक करें और पेज रिलोड ना हो बट नया नया पेज ओपन हो जाए, ये काम हम लोग नॉर्मल जेएस से भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हमें कोडिंग करनी पड़ेगी और कोई प्रॉपर वहाँ पे फॉर्मेट नहीं है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। छोटी प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा वहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, कोड हमें समझ में नहीं आएंगे। इसलिए एंगुलर में क्या होता है कि एंगुलर में हम अपने पेजेस को, अपने मॉड्यूल्स को अलग अलग पार्ट में तोड़ के रख सकते हैं, जिससे हमें बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में काफ़ी इजी हो जाता है। हम अच्छे से बड़े प्रोजेक्ट को भी हैंडल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें फैसिलिटी मिलती है कि अपने पेजेस को हम अलग अलग जगह पे एज ए कंपोनेंट, एज ए मॉड्यूल बना के रख सकते हैं। अब देखते हैं कि हम एंगुलर स्टार्ट कैसे करेंगे, इस पे काम कैसे करना होगा, इनके फाइल स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंटेशन पे आए, एंगुलर ये थ्योरेटिकल है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं। ठीक है, देखिए जब आपके पास ये दो चीजें होंगी, नोड और npm, देन आपको एंगुलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा आपको ये कमांड रन करना है। अब यहाँ पे देखिए पहला ही आया npm। अगर आपने नोड ना इंस्टॉल किया होता तो आपका ये कमांड रन ही ना करता। तो यहाँ पे आते हैं, अगर हम इसको, अगर देखिए पहले से आपके सिस्टम में एंगुलर इंस्टॉल होगा तो ये अपडेट कर देगा, और नहीं इंस्टॉल होगा तो ये इंस्टॉल करेगा। तो कोई इशू नहीं है कि हमारे पास पहले से ये इंस्टॉल है कि नहीं।
हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, हो सकता है आप में भी हो। तो अगर आप इसको फिर से करते हैं तो ये क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा पूरा। ये CLI का है? एंगुलर CLI इसकी डॉक्यूमेंटेशन है कि हम किस तरह से इनकी कोड को, देखिए पूरे की पूरे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन टाइप का होता है कि हम कैसे यूज करने वाले हैं एंगुलर को। ठीक है, ये हमारा अपडेट हो चुका है। 52 पैकेजेज जो भी किया है इसको हमें नहीं केयर करना है। बस हमें ये सक्सेस हो जाए। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारे पास एक और कमांड मिलता है ng। ng जो है ये एंगुलर का बेस कमांड है। जब भी आप अब आगे कोई भी काम करेंगे वो ng से करेंगे। ng आपका बेस कमांड होता है एंगुलर के लिए। अगर आपने ये चीज npm में इंस्टॉल एंगुलर CLI नहीं किया होता तो आपको ng कमांड आपके सिस्टम पे वर्क नहीं करेगा। ये तभी करता है जब आपके सिस्टम पे एंगुलर इंस्टॉल होगा। अब इसके आगे ये नॉर्मल से कुछ कमांड आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, हालांकि इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ng हेल्प वगैरह ले सकते हैं, है ना, कि क्या क्या चीज़ें आप थोड़ा सा टाइम दे के पढ़ें या ना पढ़ें, इतना टाइम है भी नहीं। हमें क्या करना है कि अपने प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है ना कि हमें प्रोजेक्ट बनाना है। और जब आप प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे, प्रोजेक्ट पे काम करने लगेंगे, तो ये चीजें अपने आप समझ जाएंगे कि इनका क्या मतलब है, क्यों है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। ये तो हेल्प के लिए है कि आप कुछ हेल्प वगैरह ले सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शंस आ रहे हैं, इन पे क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है न्यू प्रोजेक्ट। हम कैसे बनाएंगे एंगुलर का, ये तो हमने अभी इंस्टॉल किया था। अब देखिए, जब भी हम कोई भी एंगुलर का न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट से ही बनेगा। उसके लिए हम सबसे पहले एक फाइल डायरेक्टरी ले लेते हैं। कोई भी फाइल डायरेक्टरी ले लें, मान लीजिए यहाँ पे, और हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम देते हैं फाइल स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। जब भी हमें अपने नए नए प्रोजेक्ट बनाने होंगे, इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट का एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे। इसके अंदर आएंगे और आपको यहाँ पे अपनी कमांड को आपको ओपन करना है। आप जहाँ इससे भी कर सकते थे, लेकिन आपको इस फाइल तक आना पड़ेगा CD वगैरह का यूज करके। उससे आसान तरीका है कि आप सिंपली यहाँ पे CMD टाइप करें और इंटर करें, तो आप देखिए इस लोकेशन पे अपने आप पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे आपकी लोकेशन दूसरी थी, ये मेन आपकी डायरेक्टरी थी, और जबकि ये आपकी फाइल डायरेक्टरी है जहाँ पे आपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो अभी हम इसको बंद कर देंगे और सिंपल सा हमें एक यहाँ पे कमांड यूज करना है, ng न्यू, और अपने प्रोजेक्ट का नाम, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम दे देना है। तो मान लीजिए हम फाइल स्ट्रक्चर ही बन देख लेते हैं आज। और ये यहाँ पे भी देखिए ये लिखा है कि ng न्यू और माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है।
इसकी जगह पे सिंपल मेन कमांड ये है और आपका ये प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एंटर करें। तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, नेट अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये चीज फाइल्स को डाउनलोड करता है, क्रिएट करता है। वुड यू लाइक टू एंगुलर राउटिंग? तो फर्स्ट पूछता है कि एंगुलर राउटिंग आप चाहते हैं कि नहीं। एक्चुअली में जब पहले के एंगुलर के प्रोजेक्ट आते थे जो लोअर वर्जन में थे, आई थिंक एंगुलर 8 के नीचे, तो वहां पे क्या होता था कि राउटिंग नहीं होती थी। राउटिंग दैट मीन्स ये जैसे हम इस पे क्लिक किए ना तो पेजेस जो चेंज हो रहे हैं, इसलिए ये राउटिंग की जाती है कि किस यूआरएल पे कौन सा पेज ओपन होगा। ये पहले क्या होता था कि यहाँ पे मैन्युअल करना पड़ता था। अब ये एडवांस हो गए हैं, न्यू वर्जन में हमसे यहीं पे पूछ लेता है कि क्या आप राउटिंग चाहते हैं या नहीं। अगर आप नो कर देंगे तो राउटिंग ये नहीं बनाएगा, आपको अगर बाद में जरूरत पड़ेगी तो खुद से बनाना पड़ेगा। बट अगर यस करते हैं तो ये आपके लिए राउटिंग क्रिएट कर देगा। तो हम अभी यस कर देते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे और कहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसकी क्या जरूरत थी। तो सिंपली इसको हम यस कर देंगे, वाई टाइप करेंगे, इंटर करेंगे। देन ये पूछ रहा है कि आप किस टाइप का फाइल यूज करने वाले हैं अपने एंगुलर के अंदर, CSS या SCSS। तो हम लोग नॉर्मली CSS पे ही काम करते हैं। आप इसको अप डाउन एरो से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने CSS अगर सेलेक्ट करके इंटर किया तो ये CSS टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। वेट करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। एंगुलर में काफी फाइलें बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती हैं। और जो फाइलों पे हम लोग काम करते हैं एक्चुअली में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसका साइज काफी बड़ा होगा। लेकिन इतना बड़ा फाइल हम लोग सर्वर पे अपलोड नहीं करते। जब लाइव सर्वर पे डाला जाता है तो वहाँ मुश्किल से 3 या 4 फाइल्स ही अपलोड होती हैं। अच्छा, तो इसको इंस्टॉल करने का जैसे आपने बताया npm के थ्रू आता है ng करके, लेकिन ng के अलावा भी कोई ऑप्शन होता है इसमें? एनजी जो है ना, इसका बेस कमांड है। जो भी आप आगे इस पे काम करेंगे, अभी यहाँ पे मैंने कोई कमांड यूज किया नहीं। देखिए यहाँ पे हमने कमांड यूज किया एनजी न्यू। एंगुलर में एक्चुअली में जो भी हम कमांड यूज करते हैं वो एनजी से ही स्टार्ट होता है। अच्छा, ये और कोई अभी तक कंफ्यूजन? जो भी पहले से भी हो अभी पूछ सकते हैं क्योंकि इंस्टॉल हो रहा है। नहीं अभी तक तो ठीक है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल भी हो चुका है। तो हम्म, अब अगर हम अपनी फाइल स्ट्रक्चर में आएंगे जहाँ पे हमने ये फोल्डर बनाया था ना, एंगुलर के अंदर एक फाइल स्ट्रक्चर बनाया था। अब इसके अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है ना। हम्म, और आप अगर इसको देखेंगे, ये हमने बनाया नहीं था, ये अपने आप क्रिएट हुआ है। और इसके अंदर हम्म, बहुत सारी फाइल्स आ गई हैं हम्म, जिनको हम अभी समझेंगे कि ये क्या है, कैसे हैं, इनका क्यों यहाँ पे यूज किया क्या है। इनका साइज अगर आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट का तो अच्छा है, 300 MB की फाइल्स जनरेट हुई हैं। और 300 हम्म, MB किसी भी वेब प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। हम्म, तो इतनी बड़ी फाइल हमें सर्वर पे नहीं रखनी होती है। ये लोकल यूज होती है, केवल डेवलपमेंट पर्पज के लिए ये फाइल्स हैं। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट्स ये है कि जब आप HTML या किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोजेक्ट बनाते हैं
तो आपको अपने पूरे के पूरे कोड को ही सर्वर पे अपलोड करना होता है ना। HTML में भी आप अगर कोडिंग कर रहे हैं तो वो भी HTML की फाइल आप सर्वर पे नहीं रखेंगे तो वो नहीं चलेगी। दैट मीन्स हमें क्या करना होता है, अपना कोड पूरा का पूरा सर्वर पे रखना पड़ता है। अब ऐसे में क्या होता है कि कभी हम अपना सर्वर किसी अदर डेवलपर को दिए या किसी ने नॉर्मल यूज करने के लिए ले लिया, तो वो आपका पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकता है और उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके बना सकता है। बट एंगुलर के साथ ऐसा नहीं है। एंगुलर का प्रोजेक्ट जब आप सर्वर पे डालेंगे और किसी ने डाउनलोड भी कर लिया ना, तो भी वो उसके लिए वेस्टेज है, क्योंकि वहां पे हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को डालते ही नहीं। यहाँ से इस फाइल में से केवल 2 से 3 फाइल एक्सपोर्ट की जाती हैं और वही फाइलें सर्वर पे जाती हैं। बाकी जो मेन कोड होता है वो अपने पास रहता है। जब भी हमें अपडेट करना होगा हम इस कोड में अपडेट करेंगे और फिर से एक्सपोर्ट करके री अपडेट कर देंगे अपने लाइव सर्वर पे। तो जो हमारे कोड चोरी होने के डर होते हैं, हमारा प्रोजेक्ट चोरी होने का डर होता है, वो सब भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं इस कमांड प्रॉम्प्ट से आगे ng सर्व वगैरह यूज करके इसके रन करने के कोड है। बट यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से केवल आप प्रोजेक्ट बना लो, बस इतना ही करना है। इसके बाद आपके पास बहुत सारे एडिटर हैं जिसपे आप इसकी कोड्स को एडिट कर सकते हैं। इक्लिप्स आप यूज कर सकते हैं, VS कोड यूज कर सकते हैं, और भी जो आपको अच्छा लगता है उससे कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट है, जो मैं रिकमेंड करूंगा, उसको आप VS कोड पे इसको बनाएं। VS कोड विजुअल स्टूडियो का लाइटेड वर्जन है और बहुत स्मार्टली वर्क करता है। ये जब आप ओपन करेंगे तो अगर आपके प्रोजेक्ट पे पहले से कोई प्रोजेक्ट ओपन है तो ये ओपन कर देगा, और न्यू करने के लिए आप फाइल पे आएंगे, ओपन फोल्डर, और जहाँ भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है वहाँ डायरेक्टरी में आ जाएं। ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको आप सेलेक्ट कर लें, ओपन करेंगे, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब अगर VS कोड नहीं इंस्टॉल है तो सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल कर लें। एक दो सेटिंग्स हैं, कर लें। आप अभी तक किस पे काम करते हैं? VS कोड ही यूज करता हूँ, पहले ड्रीमवीवर यूज करता था। अब VS कोड जब से आया है तो वो एक्चुअली ड्रीमवीवर तो काफी हेवी होता है ना, उसमें ये लाइट है तो इसमें ज्यादा स्मूथ चलता है और जल्दी रन भी करता है इसलिए। ठीक है, तो मैं VS कोड पे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी यूज हम्म कर रहे हैं। हम्म सिंपल ये है, इसमें आपको जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं बस उन्हें इंस्टॉल कर लेना होता है, बाकी की हम्म चीज़ें यूज करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म तो अब जब आप VS कोड में प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइल्स दिख रही हैं। एक मेन फोल्डर इसका होता है SRC। हम्म SRC इसका मेन फोल्डर है, और नोड मॉड्यूल्स जो हैं ये हम्म इम्पोर्टेंट फाइल है। इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स ये डाउनलोड करके रखा है। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सी फाइल्स हैं, बहुत सी मॉड्यूल्स हैं, तो हमें कभी छूना भी नहीं है। हम्म बस ये इसलिए होती है कि एंगुलर में जब हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो एंगुलर काफ़ी कुछ आपको शॉर्ट तरीके से प्रोवाइड कर देता है। उसका यहाँ पे सब कुछ डिफिनीशन है कि हमें ये चीज यूज करना है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइब्रेरी है, ये सब इसी में से यूज होती है, प्री डिफाइंड है। देन जो जो आप यूज करेंगे इनका एक फाइनल वो कोड बना लेगा और उसको एक्सपोर्ट करके दे देगा, जो आप अपने लोकल होस्ट पे या लाइव सर्वर पे डाल के रन करेंगे। तो हमें इस फाइल को टच नहीं करना है। हमारे लिए मेन फाइल ये होती है SRC।
इसी के अंदर हमें अपने कोर्स करने हैं, इसी के अंदर सारे काम करने हैं। बाकी की ये जो फाइल्स हैं ये सेटिंग्स की फाइल हैं, इनको भी मैं बताऊंगा। जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है आपकी पैकेज डॉट जेसन फाइल। पैकेज डॉट जेसन की बहुत सी चीजें ये रखता है कि आपका वर्जन क्या है, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी यूज हो सकती हैं। जैसे हम लोग जो मैंने बोल रहा था ना कि एनजी इसका बेस कमांड है, तो वो यहीं से जा रहा है, एनजी ही रहेगा। उसके बाद जितने भी कमांड यूज हो रहे हैं, एनजी सर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यूज होता है, बिल्ड यूज होता है प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह टेस्टिंग के लिए कमांड्स हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल कमांड्स डिफाइन किए गए हैं और डिपेंडेंसीज हैं, जैसे एनिमेशन है, कॉमन है, कंपाइलर है इसके, ये सारे यही नोड मॉड्यूल में हैं, वहाँ से ये कनेक्टेड है। तो इन सबको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, ये जैसा भी है सही है। हाँ करेंगे, आप जब बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपर्ट हो जाएंगे तो कुछ चीजें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं छूना है, और जल्दी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीजों को डिस्टर्ब करने की। टेस्ट कॉन्फ़िगर टेस्टिंग के लिए है, पैकेज रीडमी, पैकेज लॉग, कर्मा फाइल होती है। कर्मा फाइल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, जो एंगुलर रन करता है, वो इन चीजों को लिंक करके रखा है। अभी जैसे जैसे मैं यूज करूंगा तो मैं आपको इनका यूजेस भी दिखाऊंगा कि कोई चीज कहाँ से हमें मिल रही है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फाइल है जहाँ पे आपके मैं देख रहा हूँ, एक मिनट, एडिट कॉन्फ़िग ब्राउज एंगुलर जेसन, ठीक है। एंगुलर डॉट जेसन फाइल इम्पोर्टेंट होती है। इसमें आप अगर कभी एडिट करने का मौका मिलेगा तो आप इसी फाइल पे करेंगे, और कहीं आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एडिट करने के लिए, क्योंकि ये सब एंगुलर के सपोर्ट के लिए बनी हुई हैं फाइलें, है ना। और एंगुलर डॉट जेसन जो फाइल है ये भी सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पे यूजर का, यानी कि जैसे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। अब जैसे कि रूट डायरेक्टरी क्या होगी, हम यहाँ पे डाल सकते हैं रूट डायरेक्टरी। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि जो भी हमारा यूआरएल होगा वो डायरेक्ट बेस यूआरएल पे हिट होगा बार बार। इसके नीचे हम आएंगे, अगर देखेंगे कि यहाँ पे असिस्ट के अंदर फेविकॉन्स लगे हुए हैं, यानी कि जो आपका हेडर होता है, हेडर पे जो आइकन आता है, असिस्ट फोल्डर कनेक्टेड है, ये चीजें यहाँ से बाय डिफॉल्ट कनेक्ट रहती हैं। इसको आप एडिट कर सकते हैं, या आपको आइकन कुछ और लगाना है तो आप चेंज कर सकते हैं। स्टाइल शीट जो भी हमारी सीएसएस की फाइलें होती हैं, इन्होंने एक सीएसएस की फाइल यहाँ पे कनेक्ट करके दी है, लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट में मल्टीपल सीएसएस फाइल यूज करेंगे तो वो हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और जावा स्क्रिप्ट की फाइलें भी अगर हमें यूज करनी है तो हम जावा स्क्रिप्ट की फाइल इसके अंदर, ये चूंकि एरे है ना, तो एरे में आप कॉमा करके इस तरह से जितनी भी फाइलें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ये कॉमा होगा, तो यहाँ पे डबल कोट यानी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अपने फाइल्स की लोकेशन यहाँ पे दे देनी है और ये कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह स्क्रिप्ट भी कनेक्ट करेंगे। ये सब हम देखेंगे, अभी कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे हम यूज करेंगे तो यहाँ पे हम अपनी फाइल्स को कनेक्ट भी करेंगे। तो अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो हमको इसी फाइल पे थोड़े बहुत चेंज करने हैं, बाकी की फाइलों पे हमें कोई चेंजेस भी नहीं करने हैं अभी के लिए। देन अब आते हैं एसआरसी फोल्डर के अंदर, इनको हम क्लोज कर देते हैं। एसआरसी फोल्डर में ऐप फोल्डर है,
ऐप फोल्डर इम्पोर्टेंट है, इसी के अंदर हम लोग अपने कोड करेंगे, यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन तैयार होगा वो इसी फोल्डर के अंदर तैयार होगा। असिस्ट फोल्डर क्या करता है, हमारी कुछ जो एक्स्ट्रा फाइलें होती हैं, इमेज, जावा स्क्रिप्ट, CSS, इन सारी चीजों को ये हैंडल करके अपने पास रखता है। जैसे अगर हमें कुछ अपने प्रोजेक्ट में इमेज इंपोर्ट करना है, CSS फाइल है, तो हम किस जगह पे करेंगे। आप जब HTML टेम्पलेट कभी देखिए बाई करते होंगे, डाउनलोड करते होंगे, उसमें भी ये फोल्डर होता है ना? तो यही रीजन है, एक सिस्टमेटिक वे है कि असिस्ट के अंदर ही वो सारी चीजें रखनी है। तो जब हम कोई एक्स्ट्रा चीजें, आइकन वगैरह एक्सटर्नल यूज करेंगे, वो यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद इन्वायरमेंट फोल्डर होते हैं। इन्वायरमेंट फोल्डर में दो फाइलें होती हैं, एक प्रोडक्शन की environment.production.ts और environment.ts। अब production.ts, इसका यूज हम तब, यहाँ पे दोनों फाइलों का काम सेम है, कोड भी जब हम आगे यूज करेंगे तो सेम होगा। देखिए यहाँ पे जो कोड है वही यहाँ पे भी होगा, है ना। बस डिफरेंस ये होता है कि जब आप लोकली यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाएंगे ना, इसी समय, उस समय पे ये वाली फाइल वर्क करती है, रन करती है। लेकिन जब हम सर्वर पे एक्सपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे ये वाली फाइल रन करती है। तो हम अपने प्रोजेक्ट को काफी इजीली हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हमें URL वगैरह लगाने होते हैं ना, API वगैरह जब हम बनाते हैं, तो लोकल हमें कुछ और चाहिए होता है, लेकिन जब सर्वर पे जाता है तो सर्वर वाली हमें API चाहिए होती है। अगर हमें जैसे डेटाबेस ही कनेक्ट करना है, तो जब हम नॉर्मल डेवलपमेंट करेंगे तो हम तो लोकल होस्ट पे करेंगे, लेकिन जब ये एप्लीकेशन सर्वर पे जाएगा तो हमारा जो SQL सर्वर कनेक्ट होगा, वो भी तो सर्वर वाली ही चाहिए होगी ना। तो इस तरह से हमें यहाँ पे हम लोग पहले ही बना लेते हैं कि सर्वर पे कौन सी फाइल हमें रन करानी है और लोकल कौन सी करानी है। वो चीज यहाँ से हम लोग मैनेज करते हैं, ये भी आप आगे देखेंगे। तो सिंपल ये प्रोडक्शन के लिए है। और फेविकॉन इनका बेसिक है, जो अभी कनेक्ट हुआ था आइकन। मेन फाइल होती है index.html। आपको मैं शुरू में बोला था कई बार कि ये एंगुलर जो है ये वन पेज एप्लीकेशन है ना। तो वन पेज एप्लीकेशन है, दैट मीन्स अब ये प्रोजेक्ट जब भी रन होगा ना, उस समय केवल यही फाइल रन करती है, index.html फाइल। आप कितना भी कोई भी प्रोजेक्ट कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन रन करेगी index.html फाइल ही। और index.html फाइल में क्या है, इसको दिखाने से पहले हम आते हैं यहाँ पे टर्मिनल पे और प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं कि जो हमने ये प्रोजेक्ट जनरेट किया ये चल भी रहा है कि नहीं। तो रन करने का कमांड है ng sir, और अगर साथ में आप इसको ओपन भी करना चाहते हैं तो डैश डैश करके यहाँ ओपन यूज कर दें, तो ये रन करने के बाद आपके लिए प्रोजेक्ट ओपन भी कर देगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है कि चीज़ों फाइलों को सेट करता है, जनरेट कर रहा है ब्राउजर एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट बना। और जब भी आप कोई भी पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे वो इस तरह से दिखेगा आपको। पहले के लोअर वर्जन में ये कोड नहीं होते थे, बट अब एंगुलर बाय डिफॉल्ट इस तरह से कुछ चीजें बना के दे देता है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे ना index.html फाइल में, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल फाइल स्ट्रक्चर है जो हमारा HTML में होता था। वो क्या होता था, डॉक टाइप HTML यूज ही करते थे, HTML हेड, मेटा टैग, करेक्टर UTF-8 होना चाहिए, टाइटल, ये बेस URL है। सिंपल है, जो हम लोग नॉर्मल यूज करते थे वही है।
बस यहाँ पे एक कोड एक्स्ट्रा लगा हुआ है ऐप रूट का। अब इसके लगे होने से ही सारी फाइलें यहाँ पे लोड होती हैं, यहाँ हमें कुछ और करना भी नहीं है। एंगुलर में index.html फाइल पे एक्चुअली में कुछ नहीं करना होता है, लेकिन रन हमेशा यही फाइल करती है। जो चेंजेस आते हैं वो इसके थ्रू आते हैं, ये कोड के थ्रू। और ये कोड क्या है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये कोड यहाँ पे क्यों लगा है और कैसे ये डेटाज जो हमें दिख रहे हैं ये आ रहे हैं। इसके बाद main.js फाइल है। ये नॉर्मल फाइल्स हैं जो एग्जीक्यूट वगैरह करने के लिए काम आती हैं। style.css ये एक css फाइल आपको देते हैं, आप css की कोडिंग यहाँ भी कर सकते हैं, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। आपने अगर देखा था ये angular.json में एक css की फाइल कनेक्ट थी, ये देखिए src style.css। कुछ ठीक है, तो ये फाइल यहाँ पे कनेक्ट थी और वही कनेक्टिंग की वजह से आप जब भी यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो ये इफेक्टेड होगा आपके प्रोजेक्ट में। बट नॉर्मली यहाँ भी हम लोग सीएसएस के कोड नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम कोड करने जाएंगे तो अपना खुद का यहाँ पे सीएसएस बना लेंगे और जो एक फॉर्मेट होता है ना सीएसएस का, जावास्क्रिप्ट का, इमेज का, वो फोल्डर बना के यूज किया जाएगा प्रॉपर। क्योंकि यहाँ पे हम क्यों करेंगे जब हमारे पास यहाँ सीएसएस की बहुत सारी फाइलें हो सकती हैं, लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, अलग अलग, है ना। तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे, अपनी सीएसएस की कोडिंग इसी के अंदर किया जाएगा। बट ये फाइल आपको दे देता है, ये test.ts फाइल है, टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज होती है। तो ओवरऑल जो बातें ये हैं कि आपको इन फोल्डर्स में, इन फाइल्स में भी कुछ नहीं चेंजेस करने हैं, जैसा है एज इट इज रहेगा, इन सब में कुछ नहीं करना है। इसके बाद बात आती है कि हम कोड कहाँ करेंगे। कोड हम करेंगे ऐप के अंदर। जब आप इसके अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे 5-6 फाइल्स मिलती हैं। यहीं से प्रोजेक्ट शुरू होता है, यहीं से डेवलपमेंट शुरू होता है, यहीं से आगे हमें काम करना है। ये बाकी की चीजें हैं, आप धीरे धीरे जान जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं जानते हैं तो आपको जरूरत भी नहीं है। हालांकि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे। और ट्रूली मैं बताऊं तो मुझे भी बहुत सी फाइलों के अंदर क्या है, वर्किंग इनकी क्या है नहीं पता है, क्योंकि कनेक्टिंग के लिए सारी चीजें यूज हो रही हैं और नॉर्मली हम लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं होता है। आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनने के बाद ये फाइलें आपके पास होंगी ही नहीं जब आप सर्वर पे डालेंगे। तो हम लोग को जो काम करना है यहाँ पे करना है, और इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इसको समझें। इसमें हम समझ के करेंगे क्या, अगर किसी चीज को डिस्ट्रैक्ट कर दिए तो प्रोजेक्ट में एरर आ जाएगी। तो इनको नहीं छूना है, हमें काम यहाँ पे करना है। तो इसकी वर्किंग को समझना जरूरी है कि हमें यहाँ पे कैसे काम करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होते हैं कि कोई भी फाइल कंपोनेंट के फॉर्मेट में होती है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज जो हम बनाते हैं, कोई भी न्यू फाइल बनाते हैं, वो कंपोनेंट के फॉर्मेट में बनती है। और हर एक कंपोनेंट अपने अंदर 4 फाइलें रखता है। राउटिंग यानी कि ये कंपोनेंट की ये जो 4 फाइलें हैं ना, component.css, component.html, speed.ts और component.ts, ये 4 फाइलें एक पेज जब आप बनाएंगे तो ये 4 फाइलें ऑटोमेटिक जनरेट होंगी।
इन चारों में जो आपके लिए यूजफुल है वो HTML वाली है और component.ts है। यहाँ भी ये CSS की फाइल आपको देते हैं जो एम्प्टी होती है, आप यहाँ पे भी कोड कर सकते हैं। बट वही डिफरेंस है, जैसे हम लोग क्या करते थे CSS में बेसिकली इनलाइन CSS, ऑन पेज CSS एंड एक्सटर्नल CSS। तो अगर आप यहाँ पे CSS यूज करते हैं दैट मीन्स ये आप ऑन पेज CSS लिख रहे हैं, जो कि अच्छा वे नहीं है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये एक ही पेज है, ये मर्ज होके ही एक्सपोर्ट होंगे। तो अगर आपने कोई CSS इस पेज पे लिखी है तो वर्क तो करेगी लेकिन एज ए ऑन पेज CSS। तो हम लोग ऑन पेज CSS करते नहीं है अच्छे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो हमें कोड यहाँ भी नहीं करना है CSS का। हमारे लिए मेन फाइल होती है ये HTML की और component.ts, यानी कि जो हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे बैकएंड बनाएंगे वो component.ts में बनेगा। इसको हम समझेंगे कि इसमें हम कैसे कोड करेंगे, और नॉर्मल HTML अगर करना है तो इस पेज पे करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी कोड ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ये इसीलिए लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। इनको बनाने के लिए यानी ये सब जो कुछ भी आ रहा है यहाँ पे वो इसी जगह से आ रहा है, इसी component.html पेज से आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इनको डिलीट करते हैं। ये पहले नहीं आता था लेकिन अब के वर्जन में आता है और इनका हमारे प्रोजेक्ट में कोई यूज नहीं है। तो हम इनको सिंपली सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। इसको भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा जब हम बना रहे थे ना तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उसने पूछा था कि क्या आप राउटिंग रखना चाहते हैं, हमने किया था यस। अगर यस करेंगे तो ये कोड जनरेट होगा राउटिंग के लिए, ये राउटिंग के लिए कोड है। आप इसे भी डिलीट कर सकते हैं, बाद में लगा सकते हैं, बट रहने देते हैं, ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो भी हम राउटिंग करते हैं, जब हमारे राउटर पे कोई भी चेंजेज आते हैं ये वाले, तो वो इसी कोड के थ्रू आते हैं। यस करने की वजह से ये आया है, अगर नो कर देते तो इसको हमें मैनुअल बनाना पड़ता। इन कोड को डिलीट कर देते हैं, प्रोजेक्ट सेव होगा तो यहाँ से सारी चीजें अपने आप हट जाएंगी। अब ये पेज हमारा ब्लैंक है, बस हमें यहाँ पे एक आइकन और टाइटल मिल रहा है जो कि आपको index.html पेज से आ रहा है ना। यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर लगा हुआ है और टाइटल आपको पता है कहाँ से आता होगा, angular.json में। ये देखिए ये आइकन लगा है ना। हेलो, हाँ हेलो। आवाज जा रही ना? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। ठीक ठीक। तो हमें क्या करना है, जो भी हम कोड करेंगे यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखते हैं, ये राउटर मॉड्यूल को अभी भूल जाइए, इसको अगले कुछ दिनों में समझेंगे। अगर हम यहाँ पे h1 लिखते हैं और जैसे सेव करेंगे तो ये आपके चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो इतना तो क्लियर है कि यही हमारी मेन फाइल है और ये जो कंपोनेंट एक बना हुआ है यही मेन कंपोनेंट है। और यहाँ पे एक फाइल दिख रही है आपको app.module.ts फाइल। तो ये आपके मॉड्यूल हैं। एंगुलर में दो चीजें होती हैं, कंपोनेंट और मॉड्यूल। कंपोनेंट और मॉड्यूल पे आगे हमारा बहुत डीप
लेक्चर होगा, उन्हीं को हमें मेन समझना है कि हम कंपोनेंट्स को यूज कैसे करेंगे, मॉड्यूल्स को यूज कैसे करेंगे। लेकिन एंगुलर बाय डिफॉल्ट हमें एक कंपोनेंट दे देता है और एक मॉड्यूल दे देता है। तो कंपोनेंट और मॉड्यूल, ये जो दो दिख रहे हैं, ये मेन मॉड्यूल है और मेन कंपोनेंट है। इनके अदर कंपोनेंट और अदर मॉड्यूल भी बनेंगे आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग, लेकिन सब कुछ यहीं से रन करेगा। आप कितने भी मॉड्यूल यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन वो ओवरऑल इसी मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे और यहीं से रिटर्न होगा, लोड होगा, सब कुछ यहीं से होगा। दैट मीन ये मेन मॉड्यूल है और ये मेन कंपोनेंट है। अब ये कंपोनेंट इस HTML फाइल में लोड कैसे हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि केवल यही फाइल रन हो रही है बार बार। तो ये फाइल रन हो रही है, लेकिन कंटेंट यहाँ का लोड हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक कोड लगा है ऐप रूट। ये एक्चुअली में कंपोनेंट की आईडी होती है। आप अगर यहाँ पे आएंगे कंपोनेंट डॉट टीएस में, तो यहाँ पे देखिए एक सेलेक्टर है और सेलेक्टर के अंदर ऐप रूट, ये इसकी आईडी होती है। जितने भी आप कंपोनेंट बनाएंगे उन सारे कंपोनेंट के साथ उसकी एक आईडी जनरेट होगी। यही आईडी वहां पे कॉल की गई है, इसलिए यही कंपोनेंट वहां पे लोड हो रहा है ना। अगर इसका नाम हम चेंज कर दे तो? हाँ, तो इसका नाम अगर चेंज कर रहे हैं या किसी अदर कंपोनेंट का नाम रख रहे हैं, तो अब फाइल लोड नहीं होगी। देखिए नहीं लोड हुई ना। अब अगर हमें इसको फिर से वहां कनेक्ट करना ही है, तो हमको इसी फाइल को यहाँ पे इसी आईडी को कॉल करना पड़ेगा। तो ये फाइल कनेक्ट हो रही है। यानी कि किसी भी कंपोनेंट को आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। मैं भी कंपोनेंट आगे बताऊंगा, बस एक कंपोनेंट डेमो के लिए बना रहा हूँ। कैसे बनेगा बाकी की चीजें मैं आगे दिखाऊंगा। ng जनरेट कंपोनेंट और टेस्ट कंपोनेंट। टेस्ट एक कंपोनेंट बनाते हैं। जब आप इंटर करेंगे, इससे काफी चीजें क्लियर होंगी। देखिए ये एक कंपोनेंट बना, और मैं अभी बार बार कह रहा था कि जब आप कोई भी कंपोनेंट बनाएंगे तो उसके अंदर 4 फाइलें जनरेट हो जाएंगी इस तरह से, है ना। एक CSS, HTML, spec.ts एंड .ts। आप इसको भी वहां पे कॉल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जिस भी कंपोनेंट को कॉल करना है, आप उसकी TS फाइल में आए, आपको सेलेक्टर में इस कंपोनेंट की आईडी मिलेगी और index.html फाइल पे आप इसके HTML पे देखिए केवल लिखा हुआ है टेस्ट वर्क्स। यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हैं, बट सफिशियंट है। ये बाय डिफॉल्ट ऐसे लिख के आया है। तो हम देखते हैं कि जैसे अभी यहाँ पे वेलकम टू एरोमस चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ टेस्ट वर्क चले। तो टेस्ट वर्क चलाने के लिए हमें सिंपल इसको हटा देना है और ये करना है। ऐप टेस्ट नहीं आया। कंपोनेंट लोड है। ठीक है। एक्चुअली में ये जितने भी आपके अदर कंपोनेंट बनेंगे ना,
वो मैंने अभी बताया था कि जितने भी आप कंपोनेंट या मॉड्यूल बनाएंगे वो सब इसके थ्रू होके जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। आपको जब भी यहाँ पे इंडेक्स फाइल पे चीजें चलेंगी, वो क्या चलेगी, ऐप कंपोनेंट जो मेन कंपोनेंट है वो चलेगा। इसको सही करते हैं, ऐप रूट थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, ये भी चलेगी, बट थोड़ा और प्रैक्टिस कर लिया जाए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज किया था, लेकिन फिर मुझे उन सबको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट जो नॉर्मल हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं करते, इसके बेस सेटिंग को नहीं डिस्ट्रैक्ट करना है। हमें जो प्रॉपर वे ये है कि जितने भी आप यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे वो सब पास होंगे इस कंपोनेंट के थ्रू। इस कंपोनेंट में एक ये जो राउटर लगा हुआ है ना, राउटर आउटलेट, यही इन चीजों को लोड कराएगा अदर कंपोनेंट को। जैसे टेस्ट है तो टेस्ट कब चलेगा वो डिपेंड करता है, और उसको हम इसके थ्रू डिस्प्ले करा सकते हैं। इसको भी देखेंगे। कि हमारा मेन कंपोनेंट ये है और इसको HTML पे हमने लगा दिया है। मेन आईडी पास करनी होती है, और यहाँ पे ये चल रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अभी क्या हुआ कि ये हमारे मेन कंपोनेंट पे यहाँ से लोड हो रहा है। बट अगर हम इस टेस्ट कंपोनेंट को भी इस पेज पे या यहाँ पे लोड करना चाहते हैं, इसके नीचे या इसकी जगह पे हमारा अदर कंपोनेंट भी आ जाए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसकी आईडी यहाँ से लेंगे। दोनों जगह आईडी सेम हो गई, नहीं सही, ऐप टेस्ट यहाँ पे आईडी है। इस आईडी को अगर हम यहाँ पे यूज कर ले, जैसे इंडेक्स फाइल में मेन कंपोनेंट को यूज किए हैं, उसी तरह हम टेस्ट को भी किसी भी कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे दोनों कंपोनेंट लोड हो रहे हैं एक साथ, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम मल्टीपल कंपोनेंट को कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी जगह यूज कर सकते हैं। कि यहाँ पे हमने कोई चीज बना ली और उसको जितनी बार चाहें और जिस भी कंपोनेंट पे चाहें यूज कर सकते हैं। आप जितनी बार यूज करेंगे वो रिपीट हो जाएगा। आप जितना भी डेटा यहाँ पे रखे होंगे टेस्ट कंपोनेंट में, वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो एंगुलर में ये बेनिफिट हमें मिलता है कि हमें बस किसी भी कंपोनेंट की आईडी यूज करनी है, और वो पूरा का पूरा कंपोनेंट हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये क्या है कि मेन फाइल जो है कि हमारी ऐप डॉट कंपोनेंट फाइल है, तो हम इस तरह से तो सारे अपने पेजेस को यहाँ पे लोड नहीं कराएंगे, है ना। कि यहाँ पे हमने बहुत सारे पेजेस बनाए, अबाउट अस का बनाया है, कॉन्टेक्ट अस का बनाया, तो वो एक्चुअली में हमारे यूआरएल के थ्रू चेंज, जब हमारा यूआरएल हो यहाँ पे, तब जाके वो कंपोनेंट्स यहाँ पे लोड होने चाहिए।
इसके लिए एक यहाँ पे फाइल अभी भी बची हुई है ऐप राउटिंग मॉड्यूल की। यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट के यूआरएल की राउटिंग करते हैं कि किस यूआरएल पे कौन सा कंपोनेंट लोड होना चाहिए। ये राउटिंग की फाइल वहाँ यस करने की वजह से बनी है। अगर नो कर दिए होते तो ये फाइल ना बनती और ये वाला भी कोड जनरेट ना होता। तो आपको ये फाइल भी मैनुअल बनानी पड़ती, ये कोड आपको मैनुअल लिखने पड़ते और पहले के वर्जन्स में ये करना पड़ता था। बट अब क्या होता है कि अगर आपने एस करके प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो ये फाइल अपने आप जनरेट हो जाएगी और आपके यहाँ पे HTML पे इसको कनेक्ट भी कर दिया जाता है। राउटिंग मॉड्यूल, अब इसमें राउटिंग कैसे करेंगे ये चीजें तो आगे की बातें हैं, उनको बताऊंगा जब हम लोग राउटिंग देखेंगे, पेजेस रीडायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आपका मान लीजिए ये मेन पेज चल रहा है, अभी टेस्ट को हटा देते हैं या रखे रहिए, कोई इशू नहीं है। और अगर हम यहाँ पे कोई हाइपरलिंक एंकर टैग बनाते हैं कुछ भी वेबसाइट और यहाँ पे आप HRF यूज करते हैं, ऐसे तो HTML में कोडिंग होती है ना। और अगर हमें यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन करनी है, एक्चुअली में ये वे तो सही नहीं है कि आप इस तरह से बनाएं, क्योंकि जब भी आप HRF यूज करेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, पेज रीलोड होगा, एंगुलर में भी होगा। लेकिन हम लोग एंगुलर यूज ही इसलिए कर रहे हैं कि हमारा पेज लोड ना हो। तो यहाँ पे हम लोग HRF का यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हम यूज करते हैं राउटर लिंक, और राउटर लिंक में अपने पेज का URL। बट ये राउटर लिंक काम केवल अपने कंपोनेंट के लिए ही करता है, अदर URL के लिए नहीं करेगा। लाइक अगर हम यहाँ पे हैं और इसको देना चाहें तो आई थिंक ये नहीं चलेगा। है ना, ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये लिंक है, ये वर्क केवल करता है अपने इनर पेजेज के लिए जो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर पेज बनाएंगे। अगर आपको वेबसाइट के बाहर किसी और अदर URL पे जाना है तब तो आप जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर इनर पेजेस पे जाना है, रीडायरेक्ट होना है, तो हमें सिंपली यहाँ पे राउटर लिंक यूज करना है। इसको यूज करने से आपका पेज कभी भी रीलोड नहीं होगा। नॉर्मली लोग बना देते हैं HRF पे, तो क्या होता है कि ये नॉर्मल प्रोजेक्ट जब आपका बनता है तो उस समय जैसे यहाँ रीलोड हो रहे हैं ना पेजेस, उसी तरह काम करेगा। बट अगर आप राउटर लिंक यूज करेंगे तो पेज कभी भी रीलोड नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग गाइस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।